ओके। डुअल एक्टिवेटेड बॉडीज एंड एंटिटीज। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज डुअल एक्टिवेटेड बॉडीज, इसका क्या मतलब है? पिछले बार सुने थे वही जो थर्ड और फोर्थ डेंसिटी के लिए इन्वायरमेंट में जो कैपेबिलिटी लेकर के जो आए हुए सरवाइव करने के लिए शायद उनको जो लेते डुअल हाँ। एक्टिवेटेड बॉडीज। अब हमारे ना किसी भी एंटिटी के सारे बॉडीज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट डेंसिटी, सेकंड डेंसिटी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, सारे बॉडीज होते हैं। लेकिन एक्टिवेटेड वही बॉडी होगा जिस घनत्वता में हम हैं, वो शरीर एक्टिवेटेड होता है, बाकी सब पोटेंशिएशन में होते हैं। लेकिन कुछ एंटिटीज ऐसे हैं जिनके दो शरीर एक्टिवेटेड है, तीसरा भी, तीसरी घनत्वता वाला भी और चौथी घनत्वता वाला भी। सो जो दो शरीर एक्टिवेटेड शरीरों को लेके यहाँ पे पैदा हुए हैं उनको डुअल एक्टिवेटेड एंटिटीज बोलते हैं। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे डुअल एक्टिवेटेड को? दो। दोहरी हाँ। दोहरी सक्रियता वाली बॉडी। सो हाँ, बेसिकली दोहरी येलो रे सक्रियता। एंड ग्रीन रे है ना, दो दोनों हम्म। ही उनके एक्टिव। यस यस यस। ओके। डुअल एक्टिवेटेड एंटिटीज आर सर्विस टू अदर्स बीइंग्स। इसको थोड़ा। Dual activated entities are service to others beings who, upon graduating from third density experience on another planet, have incarnated during Earth's transition from third to fourth density. Though they come from elsewhere, these entities are not wanderers because this planetary sphere is their fourth density home planet. They are the pioneers or forerunners of Earth's fourth density. तो दो शरीर सक्रियता वाले जो लोग हैं वो दूसरों की सेवा के मार्ग पे चलने वाले वो लोग हैं जिन्होंने किसी और प्लेनेट पे, किसी और ग्रह पे अपनी तीसरी घनत्वता को का पूरा एक्सपीरियंस कर लिया है, वहां से ग्रेजुएट हुए हैं। ओके। और ग्रेजुएट मतलब उनका हार्वेस्ट हुआ है और फिर वो अर्थ पे, जहाँ पे अर्थ अभी तीसरी हमारा जो प्लेनेट है वो अभी तीसरी से चौथी में जा रहा है ना, तो इसलिए वो चौथी घनत्वता के लिए यहाँ पे पैदा हुए हैं। भले ही वो कहीं और से आए हैं लेकिन ये जो एंटिटीज है, ये जो लोग होते हैं ना, ये वॉन्डरर्स नहीं होते, इनको आप वॉन्डरर्स नहीं बोल सकते। क्योंकि ये जो प्लैनेट है ये इनका चौथी घनत्वता का घर है। क्योंकि प्लैनेट अब चौथी घनत्वता में चला गया है और जब पूरी तरह से जाएगा तब ये ही वो लोग हैं जो चौथी घनत्वता को आगे बढ़ाएंगे प्लैनेट अर्थ पे। ये पाइनियर्स है, फोर रनर्स है, मतलब इन्हीं से शुरुआत होगी चौथी घनत्वता की हमारे प्लैनेट पे। तो ये वो लोग होते हैं। किसी को कुछ कहना है इस पे? फोर्थ डेंसिटी होगा उसमें उनका रोल प्ले ज्यादा मेन होगा। क्या बोल रहे हो अभिषेक, कुछ समझ में नहीं आया। जो फोर्थ डेंसिटी के लिए जो इन्वायरमेंट जो तैयार हो रहा है बैकग्राउंड में, तो उसमें उनका वो डुअल एक्टिवेटेड बॉडी वालों का मेन रोल है। हाँ, उसी के लिए तो वो पैदा हुआ है ना। वो चौथी घनत्वता के लिए ये उनका घर है। अब हमारे लिए ये खत्म। जो तीसरी घनत्वता के लोग हैं उनके लिए अब ये खत्म। ये जो डुअल एक्टिवेटेड बॉडीज लेके आए हैं कहीं और से हार्वेस्ट होके आए, तो ये अब इनका घर है। तो ये शुरुआत करेंगे चौथी घनत्वता की इस प्लेनेट पे। They arrive with a third density, fourth density double body in activation. This transitional body is one which will be able to appreciate an increasing influx of fourth density light without the associated disruption that a third density body has the potential to experience. If a third density entity were electrically aware of fourth density is in full, the third density electrical fields would fail due to incompatibility. Rao was not clear about what exactly this means. I am also not clear. So, वो यहाँ पे आए हैं अपनी तीसरी और चौथी घनत्वता के दोनों शरीरों को एक्टिवेट करके। दोहरी शरीर एक्टिवेटेड अब। तो ये जो उनकी जो उनका जो चेंज होने वाला जो शरीर है, ये शरीर अभी जो एनर्जीज आ रही है, चौथी घनत्वता की जो ऊर्जा आ रही है, जो रोशनी आ रही है, उसको बहुत अच्छी तरह से वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। बिना तीसरी घनत्वता की शरीर में जो डिसरप्शन होता है ना, उसके बगैर वो नहीं हो रहा है, लेकिन चौथी घनत्वता की लाइट को वो एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, है ना।
तो इसके वजह से उनको एक्सपीरियंस करने के पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, अनुभव करने की उनके अंदर क्षमता ज्यादा है। अब राने एक चीज बोली थी जो यहाँ पे जिसने भी बुक लिखी है, आई थिंक गैरी ने, उसको भी समझ में नहीं आया। राने ये बोला कि अगर तीसरी घनत्वता का इकाई अगर इलेक्ट्रिकली जागरूक है चौथी घनत्वता के, पूरी चौथी घनत्वता के लिए, तो तीसरी घनत्वता की इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सामने फेल हो जाएगी क्योंकि वो इनकम्पैटिबल है। अब इसका क्या मतलब है, किसी को समझ में नहीं आया। अगर किसी और को ये बात समझ में आ रही है तो कैन यू एक्सप्लेन प्लीज? ईशान इज हियर, नो? कैन यू Yes, एक्सप्लेन? I am here. कैन यू Like एक्सप्लेन दिस? the first paragraph, they arrive with you all, no? नहीं, यहाँ वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद उन्होंने लिखा है ना, इफ अ थर्ड डेंसिटी एंटिटी वर इलेक्ट्रिकली अवेयर ऑफ फोर्थ डेंसिटी इन फुल, द थर्ड डेंसिटी इलेक्ट्रिकल फील्ड्स वुड फेल ड्यू टू इनकम्पैटिबिलिटी। इसका क्या मतलब? If a मैं third density entity were electrically aware of fourth density in full, the third density electricity would fail due to incompatibility. तो इसका ये मतलब है कि आपका थर्ड डेंसिटी इलेक्ट्रिकल फील्ड, फॉर एग्जांपल आपका दो चीजें यहाँ पे मेन है कॉन्सेप्ट्स। एक तो आपका जो प्लैनेट है, प्लैनेट की डेंसिटी होगी, और एक आपका एनर्जी बॉडी की डेंसिटी होगी, एंड जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो आपका कॉन्शियसनेस की डेंसिटी होगी। तो दो चीजें किसी एंटिटी में साथ रहती हैं। एक तो आपका कॉन्शियसनेस की डेंसिटी की आपकी चेतना का क्या वो घनत्वता है, और आपकी उसका कोरिलेट में आपकी बॉडी की डेंसिटी होती है कि अगर आप फोर्थ डेंसिटी आप सोल हो तो आपकी बॉडी आपकी फोर्थ डेंसिटी वाली होगी, या फिर आप अगर कंपैटिबिलिटी के लेवल पे आए हो थर्ड डेंसिटी प्लैनेट पे तो थर्ड या फोर्थ ड्यूअल एक्टिवेटेड बॉडीज होगी आपकी। तो ये जो इसमें जो दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये एक मेन आते हैं अगर किसी एंटिटी को समझना, कि माइंड और बॉडी कोरिलेट होते हैं, कॉन्शियसनेस और एनर्जी बॉडीज का। एंड यहाँ पे जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे है आपका जो प्लैनेट का डेंसिटी है। प्लैनेट का डेंसिटी एक तरीके से एनवायरनमेंट हो गया जिसके अंदर वो माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, यानी उसका सोल और उसकी बॉडी उधर एक्सपीरियंस कर रही है इनकार्नेशन में। एंड ये जो आपका बॉडी एक्सपीरियंस करती है एनवायरनमेंट के अंदर, तो जो उसकी फोर्थ डेंसिटी थर्ड फोर्थ डेंसिटी जो बॉडी है वो आपका थर्ड फोर्थ डेंसिटी एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस कर रही है। एंड अगर एनवायरनमेंट और बॉडी में इनकम्पैटिबिलिटी होती है तो वहाँ पे वो एक्सपीरियंस वहाँ पे खत्म हो जाता है, यानी वो या तो सोल का एंड हो जाता है या तो फिर उस चीज को रिलोकेट करना पड़ता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब यहाँ पे जो एक पॉइंट आ रहा है, जो कॉम्प्लेक्सिटी जो समझ में नहीं आ रही, वो ये है कि अगर एक थर्ड डेंसिटी एंटिटी अगर इलेक्ट्रिकली अवेयर हो जाता है फोर्थ डेंसिटी को लेते हुए, तो थर्ड डेंसिटी की इलेक्ट्रिकल फील्ड फेल हो जाएगी, इनकम्पैटिबिलिटी। अगर थर्ड डेंसिटी एंटिटी अवेयर हो जाएगा फोर्थ डेंसिटी के लेते हुए, तो ये होगा कि थर्ड डेंसिटी एंटिटी अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली फोर्थ डेंसिटी की एनर्जीज को लेते हुए उसका एनर्जी इंडेक्स इंक्रीज हो जाएगा, यानी वो थर्ड डेंसिटी एंटिटी है वो अपनी फोर्थ डेंसिटी की जो एक्टिवेटेड बॉडी है उसे एक्टिवेट कर लेगा। जो आपका 4D बॉडी है उसे एक्टिवेट कर लेगा, एंड जब 4D बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी तो थर्ड डेंसिटी की जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो फेल हो जाएगी। तो एक तरीके से एक सडन शॉक जो निकलेगा, एक तरीके से जो थर्ड डेंसिटी बॉडी है, एंड थर्ड डेंसिटी बॉडी और फोर्थ डेंसिटी बॉडी में अंतर ये होता है कि कैटलिस्ट प्रोसेस करने की क्षमता अलग अलग होती है। थर्ड डेंसिटी बॉडी में इलेक्ट्रिकल इन्फ्लक्स होता है वो स्लो होता है, वहीं फोर्थ डेंसिटी बॉडी में जो एक इलेक्ट्रिकल इन्फ्लक्स से मेरा मतलब है यहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई कैटलिस्ट मिलता है, एंड वो कैटलिस्ट मिलने के बाद मैं उसे प्रोसेस करता हूँ। थर्ड डेंसिटी बॉडी के अंदर कैटलिस्ट मिलने के बाद प्रोसेस करने की रफ्तार धीरे होती है, क्योंकि उधर चॉइस और मतलब जो डेंसिटी के एनर्जी का लेवल होता है, हर लोअर डेंसिटी में एनर्जी का फ्लो स्लो होता है और हायर डेंसिटी में एनर्जी का फ्लो हाई होता है। तो जो थर्ड डेंसिटी में एनर्जी का फ्लो लो होगा उससे होगा ये कि जो थर्ड डेंसिटी एंटिटी होगा वो आपका इमोशंस को जो फील करेगा किसी भी कैटलिस्ट को लेते हुए, वो इमोशंस को धीरे 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 लेगा, प्रोसेस करेगा, टाइम लेगा, समझेगा। और वही फोर्थ डेंसिटी में एनर्जी इंटेक्स इतना फास्ट होता है कि आपका जो कि कोई इमोशनल लेवल पे कोई एक छोटी सी चीज है वो काफी स्ट्रांगली हिट करती है, एंड फिर वो एक कैटलिस्ट की जरूरत इमिडिएटली पड़ती है कि यार उस चीज को प्रोसेस करना है। एंड क्योंकि अगर वो कैटलिस्ट प्रोसेस नहीं कर रहा तो कॉन्शियसनेस में इम्बैलेंस बहुत मेजर होने लग जाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है जो एनर्जी बॉडीज के बीच में आता है।
यहाँ पे। एंड अगर थर्ड डेंसिटी जो आपका एंटिटी है वो फोर्थ डेंसिटी को लेते हुए अवेयर हो रहा है इलेक्ट्रिकली, तो होगा क्या कि उसके अंदर का एनर्जेटिक फ्लो एक बहुत मेजर इम्बैलेंस में आ जाएगा, एंड जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड्स फेल हो जाएगी। यानी वो कहीं ना कहीं होता है ना, सुना हुआ कि हार्ट अटैक आ गया किसी को है ना, अचानक से मौत होगी, या तो फिर कुछ अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी है ना, अचानक से कुछ होता है एंड वो चीज आ जाती है। तो कहीं ना कहीं जो वो अपना बॉडी है, एनर्जी बॉडी है, उसके अंदर जो एक एनर्जी फ्लो के अंदर जो एक उसको कोएगुलेशन होता है, जो कि जैसे कि खून जम जाता है एंड फिर अंदर वो शरीर के अंदर ही वो फिर वो बना देता है, गांठ बना देता है, एंड फिर वो एक बहुत मेजर इशू बन जाता है। तो सिमिलरली एनर्जी बॉडी के अंदर भी इसी टाइप का चीज होना शुरू हो जाती है बेस्ड ऑन दिस काइंड ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। तो दिस इज व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग विद दिस थिंग, कि वो इलेक्ट्रिकल फील्ड्स फेल हो जाएंगी एंड दैट मे कॉज एक्सपीरियंशियल डिस्टॉर्शंस। वाह, अमेजिंग, अब समझ में आया मुझे। थैंक यू सो मच। सो यू बेसिकली जो वेलकम। भी बेसिकली कॉन्शियसनेस में चेंजेस होते होते हैं, जो मेजर चेंजेस होते हैं वो कॉन्शियसनेस में चेंजेस होते हैं, और कॉन्शियसनेस में चेंजेस होते हैं तो बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं। एंड देन आप आपकी बिकॉज आप रेगुलर मेडिटेशंस करते हो, अपनी कॉन्शियसनेस पे काम कर रहे हो, आपकी बॉडी पे धीरे धीरे फोर्थ डेंसिटी की जो है ज्यादा पावरफुल होने लग जाएगी, और फिर आप चौथी घनत्वता की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही बोल लो इसको, उसको ज्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाओगे। ओके। The purpose of such combined activation is that such entities, to some extent, consciously are aware of those fourth density understanding which third density is unable to remember due to forgetting. Thus, fourth density experience may be begun with the added attraction of dwelling in a troubled third density environment and offering its love and compassion. तो 63 सेशन में राने कहा है कि ये जो दो शरीर लेके पैदा हुए हैं लोग, उसका जो पर्पस, उसका जो कारण है, ये काफी हद तक ऐसा है कि जो लोग जागरूकता से कॉन्शियसली जो जागरूक हो रहे हैं चौथी घनत्वता के समझ के लिए, जो यहाँ तीसरी घनत्वता में आने के बाद भूल जाते हैं लोग, है ना, क्योंकि यहाँ पे वेल ऑफ फॉरगेटिंग लगी है। तो इस वजह से वो दोनों शरीर का एक्टिवेट होना काफी जरूरी है, क्योंकि तीसरी घनत्वता में लगी है वेल। तो जब चौथी घनत्वता का जो अनुभव शुरू हो जाता है तो फिर इस तीसरी घनत्वता में रहने के लिए जो ट्रबल है, मतलब जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही है, यहाँ फिर आप उसको, मतलब जो भी डुअल एक्टिवेटेड बॉडी से जो पैदा हुआ है, फिर वो अपना जो प्रेम और जो सहानुभूति है वो लोगों में बांट सकता है, उसको एक अपॉर्चुनिटी सी मिलती है यहाँ पे काम करने के लिए। तो ये बेसिकली वॉन्डरर्स है नहीं, पर ये अपने अपने घर आया है, क्योंकि ये चौथी घनत्वता का प्लेनेट हो रहा है अब। लेकिन वो उन्होंने इस वक्त आना इसलिए चूज किया क्योंकि इस वक्त अभी ट्रांजिशन में है ना, प्लेनेट पूरी तरह से चौथे घनत्वता में गया नहीं है। तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि इस ट्रांजिशन में लोगों की मदद कर सके, अपना अपना प्रेम और अपनी सहानुभूति लोगों में बांट सके, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी वेल लग जाती है आने के बाद, जबकि उनकी वेल लगनी नहीं चाहिए क्योंकि वो चौथे घनत्वता की इकाइयां हैं, बट क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है तो उनकी लग जाती है वेल उनकी भी। It is a privilege, Ra says, to be allowed to incarnate before the full transition into fourth density, as there is intensive catalyst available for serving other selves at the time of harvest. In other words, it is a rich opportunity for spiritual evolution, and only those who have demonstrated a great deal of purity towards service to others are granted this opportunity. ओके, बहुत ब्यूटीफुल बोला उन्होंने। तो इस ट्रांजिशन के टाइम पे जब हार्वेस्ट होने वाली है, इस टाइम पे यहाँ पैदा होना एक प्रिविलेज है। एक प्रिविलेज को क्या बोलेंगे हिंदी में, एक मौका है, सुनहरा मौका है, क्योंकि यहाँ पे इतने तीव्र उत्प्रेरक लगे हुए हैं, कैटलिस्ट आपके लिए अवेलेबल है, जो आप जिनका इस्तेमाल करके आप दूसरों की सेवा कर सको इस हार्वेस्ट के टाइम पे, इस कटाई के टाइम पे। अगर इसको दूसरे शब्द में बोले तो एक बहुत ही सुनहरा मौका है, ये रिच अपॉर्चुनिटी है आपके आध्यात्मिक विकास के लिए, क्योंकि जो लोगों ने अपने तीसरी घनत्वता में एक एक दूसरों की सेवा का जो रास्ता उन्होंने चुना है, उसमें एक प्योरिटी दिखाई है। प्योरिटी को क्या बोलेंगे हिंदी में हमेशा? पवित्र अ, पवित्रता। हाँ, पवित्रता से दूसरों की सेवा की है। सिर्फ उन्हीं को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, उन्हीं को ये मौका मिलता है कि वो ऐसे टाइम पे जहाँ पे ट्रांजिशन पीरियड है, उस टाइम पे पैदा होके
प्लैनेट की मदद कर सके चौथी घनत्वता में जाने की और लोगों की भी मदद कर सके। तो ये एक सुनहरा मौका है ऐसे इकाइयों के लिए। At the time of the Ra contact, dual activated entities were limited to those harvested from other planet. It is possible that entities harvested from Earth have since joined the ranks. तो जब रा कांटेक्ट शुरू हुआ था 1980s में, तो तभी ये जो दोनों शरीर धारण करने वाली जो इकाइयां थी वो कहीं और से आई थी प्लैनेट पे हार्वेस्ट होके। लेकिन ऐसा अब हो सकता है कि अब हमारे ही प्लैनेट से हार्वेस्ट हुए जो लोग हैं जो चौथे घनत्व में गए हैं वो दोबारा घूम के यहाँ पे आए हैं, उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। ऐसा अब हो सकता है क्योंकि उस वक्त कहीं और से आए हुए लोग थे। तो मुझे लगता है ये जो नए बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, जो इतनी इतनी इंटेलिजेंस लेके पैदा हो रहे हैं, इतने अलग अलग ही ऊर्जा होती है उनकी, तो हो सकता है वो भी एक डुअल एक्टिवेटेड बॉडीज लेकर ही पैदा हुए हैं। ओके, सो यहाँ पे साइटेशंस है, देखते हैं क्या क्या बोला है। किसी और को कुछ बोलना है इस पे? हाँ, मैं कुछ रिफ्लेक्शंस कर सकता हूँ, रिफाइनमेंट्स कर सकता हूँ। श्योर। तो डुअल एक्टिवेटेड बॉडीज, फोर्थ डेंसिटी, मतलब फोर्थ डेंसिटी ट्रांजिशन मेरे हिसाब से काफी काफी ज्यादा आगे हो चुकी है अभी। एंड फोर्थ डेंसिटी सर्विस टू अदर्स की पोलैरिटी में शिफ्ट हो चुका है प्लैनेट, ये वाला अपना अर्थ। एंड अभी के टाइम पे काफी सारे लोग लाइक हमारे बीच में भी एंड लाइक अक्रॉस द प्लैनेट काफी सारे लोग फोर्थ डेंसिटी में हैं। फोर्थ डेंसिटी कॉन्शियसनेस अभी स्टेबलाइज हो रही है। एंड फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग, like more than like more than 50% of the population is fourth density on this planet. वाओ। More than 50% of the population is fourth density, but that fourth density is not fully actualized. What is happening is that वो जो transition चल रही है, that transition has led into कि third से fourth density के transition में there is a lot of catalysts, there is a lot of pathologies. एंड जो भी फोर्थ डेंसिटी में ट्रांजिशन भी हो गए हैं उनके पास भी एक तरीके से कहता है ना बहुत सारा होमवर्क पेंडिंग है करना। तो वो उनका अभी बाकी है एंड वो चलेगा। कैटलिस्ट प्रोसेस उन्हें काफी सारे करने पड़ेंगे ताकि वो एक फोर्थ डेंसिटी कॉन्शियसनेस को फ्रीली एक्सपीरियंस और एंजॉय कर पाए। तो वो एक तरीके से थर्ड और फोर्थ डेंसिटी की ड्यूअल एक्टिवेटेड बॉडीज एंड जो एक बीच में एक तरीके से ब्रिज बोल लो इन दोनों डेंसिटीज के बीच में, तो उसी के ऊपर ही है, मतलब मैक्सिमम जो पॉपुलेशन चल रही है जो ट्रांजिशन के अंदर है। एंड अ ह्यूज डील ऑफ पॉपुलेशन इज स्टिल ऑन द थर्ड डेंसिटी, still not enough polarized, not enough having the consciousness। उनमें अभी भी enough consciousness नहीं है एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव को लेते हुए। एंड एक चाहे वो यूनिफाइड पर्सपेक्टिव वो क्रिएटर को लेते हुए जो कि सर्विस टू अदर्स वालों का है, या फिर वो एक सर्विस टू सेल्फ वाला है, एक पर्सपेक्टिव है कि लाइक आई एम द क्रिएटर, उस लेवल की कॉन्शियसनेस है। तो एक जिस लेवल की एक एजेंसी है, जिस लेवल की एक अपवर्ड स्पायरलिंग एनर्जी है जो कि इस प्लैनेट पे होनी चाहिए, वो अभी इन थर्ड डेंसिटी लोगों की जो कि अभी एक्चुअलाइज नहीं हुए हैं उनकी कमी की वजह से वो एब्सेंट है अपवर्ड स्पायरलिंग एनर्जी। एंड जो दूसरे प्लैनेट का अपना जो लोग आते हैं जाते हैं, तो इट इज लाइक द यूनिवर्स इज लाइक वन, लाइक सब चीजें एक ही हैं, तो लॉ इज वन। तो जो इनकारनेशन करने जैसे कि जो भी वॉन्डरर्स वगैरह आते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी जो अभी लास्ट स्टडी करा था कि उन्हीं को अपॉर्चुनिटीज मिलती है जिनकी शुद्धता होती है उनके दिल में एंड सेवा को प्रति। एंड जो ये हार्वेस्ट को जो जहाँ पे मैनेज करते हैं, देख रेख करते हैं, वो गार्डियंस होते हैं प्लानट के, जो कि इनर प्लेन्स के अंदर से अर्थ प्लेन के सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स को गार्ड करते हैं। एंड फिर इनके अंदर एक हायरार्की होती है, अर्थ प्लेन के गार्डियंस होते हैं, फिर सोलर सिस्टम के गार्डियंस होते हैं, एंड फिर सो एंड सो इनका एक पूरा हायरार्की होती है। एंड फिर इसके अंदर भी सेवादार होते हैं यहाँ पे अपना, जो कि गार्डियंस के अंदर जो कि जो लोग मतलब ट्रांजिशन में होते हैं लाइफ से आफ्टर लाइफ के बीच में, उसका ध्यान रखते हैं। एंड फिर उसके बाद जब वो इनकारनेशन करने जा रहे होते हैं तो उसका ध्यान रखते हैं। तो इसी दौरान जो अपॉर्चुनिटीज देखते हुए आते हैं वॉन्डरर्स, एंड वॉन्डरर्स को भी स्क्रीन एक तरीके से करा जाता है। एंड इसी जिस तरीके से सर्विस टू अदर्स एंटिटीज को बड़ा देख देख के लाया जाता है कि हार्वेस्ट का टाइम बहुत क्रिटिकल है, एंड जो एंटिटीज
काफी जिनका रुझाव शुद्ध है एंड काफी अच्छे तरीके से ही मदद कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को लाया जाता है। उसी प्रकार से सर्विस टू सेल्फ वालों का भी विंडो फेनोमेना के थ्रू एंट्री होता है इस माहौल में। क्योंकि अब जब भी हार्वेस्ट का टाइम होता है तो एक तरीके से जब फसल उगती है तो मतलब हर जगह फल उग रहे हैं, हर जगह खेत खलियान में पौधे उग रहे हैं, फूल लहरा रहे हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी जब हार्वेस्ट होती है तो एक तरीके से जो एक अपवर्ड स्पायरलिंग एनर्जी होती है ना वो भरपूर होती है। यहाँ पे स्पिरिट कॉम्प्लेक्स की जो एक एनर्जी होती है वो बहुत भरपूर होती है। तो वो सर्विस टू अदर्स वालों के लिए भी काफी अट्रैक्टिव होती है वो अपॉर्चुनिटी की, वो सर्विस टू सेल्फ वालों के लिए, कि वो इस मोमेंट पे आके इस चीज को अपनी पोलराइजेशन बढ़ा सके। तो ये चीज तो चलती रहती है प्लानिटरी पॉलिटिक्स की, जो बात करा जाए स्पिरिचुअल प्लानिटरी पॉलिटिक्स की। अब हाउएवर अब यहाँ पे हम अपने अगर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की बात करें तो ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल टाइम है कि हम सब हैं यहाँ पे। एंड अब जिस हिसाब से आपने देखा होगा पिछले 20 से 30 साल गए हैं इस प्लानट के ऊपर, वो काफी ज्यादा फास्ट प्रोग्रेशन रही थी टेक्नोलॉजिकल लेवल से। एंड फिर टेक्नोलॉजिकल लेवल जब अभी इतना स्टेबलाइज हो गया है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमको सब फैसिलिटी प्रोवाइड कर पा रहे हैं कि अब हमको इन तकलीफों में नहीं घुसना पड़ रहा, जो कि पहले के टाइम में जो जंग और इनसिक्योरिटी में घुसते थे 1900, जब वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के टाइम से। तो अब उसके अंदर हम जो इंट्रोस्पेक्शन करते हुए आध्यात्मिक जागृति कर सकते हैं और फिर हम और भी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं आपस में सोशलाइज करते हुए। तो वो बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज हैं। आने वाला टाइम बहुत ब्यूटीफुल ही है जिस हिसाब से सर्विस टू अदर्स पोलैरिटी क्रिएट करेगी इस planet पे। एंड आई होप वी ऑल क्रिएटर्स लाइक क्रिएट अ वंडरफुल रियलिटी ऑल टुगेदर। हम्म, you're right. यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग आंसर यहाँ पे 2017 की चैनलिंग है। गैरी ने सिमिलर क्वेश्चन पूछा था। तो कौन ने इसका बहुत सही जवाब दिया। आई जस्ट एक्सप्लेन दिस। तो कौन ने बोला है यहाँ पे कि रा ने जो बोला था ना क्वांटम लीप होगा, प्लैनेट चौथी घनत्वता में जाएगा। तो आपका प्लैनेट चौथी घनत्वता में चला गया है ऑलरेडी। यहाँ पे लिखा है 4 डेंसिटी एंटिटी है हमारा प्लैनेट। लेकिन यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं ना वो कॉम्बिनेशन है तीसरी और चौथी घनत्वता के। और ज्यादातर तीसरे अब तक के लिए जो है ज्यादातर तीसरी उन्होंने बोला 2017 में। तो आपके प्लेनेट पे हो क्या रहा है कि चौथी घनत्वता की कंपनता तो है ही, लेकिन तीसरी घनत्वता की जो डिग्रेडेशन हो रहा है, जो धीरे धीरे कम होती जा रही है, उस वजह से ये सब बेलिकोस एक्टिविटी हो गया। लोगों का मतलब मार मार दिया जा रहा है मिलियंस ऑफ लोग, या फिर एक गुस्से वाली कंपनता है, या सेपरेशन की विभाजन वाली जो कंपनता है जो प्लेनेट के ऊपर है, वॉर्स वगैरह हो रहे हैं। तो उसी का वो ऊर्जा निकल रही है बाहर, क्योंकि वो तीसरी घनत्व धीरे धीरे खत्म हो रही है ना। तो फिर आगे उन्होंने ये बोला कि ऐसे ऐसे मोमेंट पे आपके यहाँ पे ऐसे भी लोग पैदा हो रहे हैं जिनकी तीसरी और चौथी घनत्वता दोनों एक्टिविटीज डुअल एक्टिवेटेड बॉडीज वाले हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये जो जैसा राने बोला कि ये इसलिए आते हैं क्योंकि उनको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है ताकि वो दूसरों की सेवा कर सके। ये ग्रेट ऑनर और प्रिविलेज है। उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने बोली कि ये जो लोग आते हैं ना, फिर ये लोग क्या करते हैं कि फिर ये मेटिंग प्रोसेस से उन बच्चों को पैदा करते हैं जब और आगे की घनत्वता को लेकर यहाँ पैदा होते हैं। सो जो डुअल एक्टिवेटेड बॉडीज वाली जो इकाइयां हैं, जब वो बच्चे पैदा करते हैं तो वो और भी हायर डेंसिटी के बच्चे यहाँ पे अपनी हायर वाइब्रेशन के, हायर कंपनता के लोग यहाँ पे पैदा होते हैं। तो धीरे धीरे देखना, मुझे लगता है 1 2 3 जनरेशन के बाद पूरी तरह से चौथे घनत्वता आ ही जाएंगे यहाँ पे। यही बोला ना, मोर टाइम देन वो अ दोनों डिस्क्रीट है ना। मूवमेंट इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। तो आंख पलक झपकते ही कब चौथी घनत्वता आ जाएगी समझ में ही नहीं आएगा। जो लोग जो ड्यूअल एक्टिवेटेड पारी है ना वो ऐसे बच्चे पैदा करेंगे वो ऑलरेडी ग्रीन रे बॉडी के होंगे, सो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी ना क्योंकि चौथी घनत्वता इज लव एंड अंडरस्टैंडिंग। वो हाँ, तो उसने बोला कि यहाँ पे ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है तीसरी से चौथी घनत्वता में। क्योंकि अब मुझे लगता है ये एक 2 3 जनरेशन में ही हो जाएगा ये काम खत्म, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ ईशान बोलो। यहाँ पे मैं एक नुआंस ऐड करना चाहूंगा कि हम्म, यहाँ पे जो भी मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है कि जो फोर्थ डेंसिटी के जो वॉन्डरर्स आ रहे हैं एंड वो फिर बच्चे पैदा करके लाइक दे आर क्रिएटिंग ग्राउंड फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर द फोर्थ डेंसिटी वॉन्डरर्स टू कम।
तो अब ये चीज डिपेंड करती है कि अब फोर्थ डेंसिटी वॉन्डरर्स, जो सबसे पहले मेन चीज आती है कि अभी के जो डुअल मोमेंट है, एक्टिवेटेड, नॉट फोर डेंसिटी वॉन्डरर्स, यहाँ पे डुअल एक्टिवेटेड बॉडीज लिखा हुआ है। हाँ मतलब अगर डुअल एक एक्टिवेटेड, फोर्थ डेंसिटी वॉन्डरर अगर थर्ड डेंसिटी मतलब फिर ट्रांजिशन वाले प्लैनेट में आएगा तो वो ड्यूअल एक्टिवेटेड बॉडीज में ही आएगा। तो अब मतलब चीज ये है कि फोर्थ जो आपका, हम जो मेन यहाँ पे जो मैं पॉइंट प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि प्लैनेट को जो फोर्थ डेंसिटी ट्रांजिशन के अंदर आगे बढ़ाने की, ये एक तरीके से देखा जाए तो हम सबका एक कलेक्टिव क्रिएशन ही है कि हम सबको कलेक्टिवली, क्योंकि प्लैनेट अब शिफ्ट हो चुका है, प्लैनेट की जो एक एनर्जी मैट्रिक्स है उसका वो फोर्थ डेंसिटी में शिफ्ट हो चुकी है। एंड अब बात ये आती है कि अब अगर अब हम इसमें मतलब दो चीज आती हैं, एक तो इसमें कि एक तो जो एग्जिस्टिंग वाइब्रेशन है थर्ड डेंसिटी की जो कंपैटिबल नहीं है प्लैनेट के एनर्जी इनफ्लक्स के लेते हुए, वो डिस्टॉर्शंस क्रिएट करेगी। और वो थर्ड डेंसिटी वाइब्रेशन वो अभी जो प्रेजेंट है वो अभी प्रेजेंट है ड्यू टू थर्ड डेंसिटी कॉन्शियसनेस जो कि अभी एग्जिस्ट कर रही है। तो इसकी प्रूनिंग का एक प्रोसेस तो ये आता है कि जो थर्ड डेंसिटी एंटिटीज हैं जो कि ड्यूअल एक्टिवेटेड बॉडीज में अडेप्ट नहीं हो पा रहे हैं, उनकी बॉडीज अपने आप ही वो लाइक वो या तो डाई कर जा रहे हैं या तो फिर उनका डाई करने के बाद उनको रीलोकेट करा जाता है। तो एक प्रोसेस ये आता है। एंड दूसरा प्रोसेस होता है कि जो लोग थर्ड डेंसिटी बॉडीज में हैं एंड जो कि मतलब थर्ड डेंसिटी बॉडीज के बाद ट्रांजिशन भी नहीं कर पा रहे एंड वो लोग अभी भी काफी टाइम तक हैं यहाँ पे, तो होता क्या है कि थर्ड डेंसिटी बॉडी की जो एक लोअर फ्रिक्वेंसी है, लोअर वाइब्रेशन है, वो अर्थ के एनर्जी मैट्रिक्स में डिस्टॉर्शंस क्रिएट करती है। एंड वो अर्थ के एनर्जी मैट्रिक्स में डिस्टॉर्शन क्रिएट करती है और अपने सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स के अंदर भी डिस्टॉर्शंस क्रिएट करती है। तो अब इसमें ब्लेम इन थर्ड डेंसिटी एंटिटीज की कॉन्शियसनेस के ऊपर नहीं है, क्योंकि हम एक यूनिफाइड कॉन्शियसनेस का ही पार्ट है। तो एक सिंपल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से यही आती है कि अगर हम अपने पर्सनल लेवल पे अपना हम अगर शैडो वर्क करते रहते हैं तो हम एक कलेक्टिव लेवल पे हम शैडो वर्क में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो शैडो वर्क एक सिंपल टर्म है फॉर प्रोसेसिंग द कैटलिस्ट। तो इसमें एक ये चीज आती है। एंड अगर हम ये चीज करें कि हम अपना जो एक जो थर्ड से फोर्थ डेंसिटी के अंदर जो अभी ट्रांजिशन चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पेंडिंग है क्योंकि जो थर्ड डेंसिटी की कॉन्शियसनेस है वो अभी भी रिटेन्ड है। और थर्ड डेंसिटी की कॉन्शियसनेस इसलिए रिटेन्ड है क्योंकि थर्ड डेंसिटी कॉन्शियसनेस के कैटलिस्ट अभी भी बहुत सारे बाकी हैं अपने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के अंदर। एंड जब हम सब कलेक्टिवली वाइब्रेशन उसकी रेस कर देंगे तो जो थर्ड डेंसिटी के जब कॉन्शियसनेस के सारे कैटलिस्ट प्रोसेस हो जाएंगे तब एक फुल ट्रांजिशन हो जाएगी फोर्थ डेंसिटी कॉन्शियसनेस की। एंड अब इसमें जो मैं मेन पॉइंट कह रहा हूँ इसमें वो ये है कि अब वो जो फोर्थ डेंसिटी के जो वॉन्डरर्स वो आएंगे, वो आते सिर्फ और सिर्फ उस वजह से हैं क्योंकि एक हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, क्योंकि कोई भी एक बच्चा पैदा होता है तो उसके आसपास एक नेट ऑफ लव लाइट क्रिएट होती है एंड उस नेट ऑफ लव लाइट के थ्रू स्पेसिफिक वाइब्रेशन बनती है उस स्पेसिफिक जोन में, जो कि एक माँ उसकी माँ प्रेग्नेंट है एंड जो उसका जो एक बर्थ का जो टाइम है, जो सारा जो एस्ट्रोलॉजी की सारी जो दिशाएं हैं उनको लेते हुए तो एक बहुत स्पेसिफिक नेक्सस क्रिएट होता है जो कि एक प्री इनकारनेटिव प्लानिंग और स्पिरिट गाइड्स जो जो गार्डियंस हैं प्लानिटरी इनकारनेशन के, सोशल अपना ओवर सोल के, वो सब मनाते हैं। हाउएवर अगर वो अपना प्लानिटरी मैट्रिक्स किसी फोर्थ डेंसिटी वॉन्डरर के लिए अभी इन कंपैटिबल वाइब्रेशन बना ही नहीं पा रहा है तो हमें एक तरीके से हम फोर्थ डेंसिटी वॉन्डरर्स की स्वागत नहीं कर पाएंगे जो कि फुल्ली फोर्थ डेंसिटी वॉन्डरर्स हैं। तो अब अपने ऊपर ये देखा जाए तो मैं एक सिंपल सा पॉइंट ये ला रहा हूँ कि अगर हमें फोर्थ डेंसिटी वॉन्डरर्स का स्वागत करना है जो कि ऑब्वियसली जो की कोशिश तो चल ही रही है कि जो डुअल एक्टिवेटेड बॉडीज वाले लाइक दे वुड बी लाइक मेटिंग एंड दे वुड बी क्रिएटिंग मोर लाइक बेबीज जो कि जिनमें पोटेंशियल है कि वो फुल फोर्थ डेंसिटी कॉन्शियसनेस के ऊपर लाइक दे विल ऑपरेट। बट इट विल लाइक कंपाउंड इवन मोर अगर हम सबने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करा जहाँ पे वी कैन वेलकम more of our beings from more of our brothers and sisters from other planes. डेफिनेटली, डेफिनेटली एक फ्यूचर जनरेशन के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो कलेक्टिव शैडो वर्क करना ज़रूरी है, एक एनवायरनमेंट हेल्दी डेवलप करना ज़रूरी है ताकि जो आगे जनरेशन आ रही है वो अपना काम अच्छे से कर पाए लव एंड अंडरस्टैंडिंग को फैलाने के लिए। तो शुरुआत यही तो हमें अपने सेवा से है। ही करनी है। और यही तो सेवा है। जो शुरुआत कर
मतलब हमारा एक धर्म हो सकता है, जो भी एनर्जीज आ रही है ना मदर अर्थ पे सोलर फ्लेयर के फॉर्म में या कॉस्मिक एनर्जी, उसको ग्रहण करके उसको मतलब वेलकम करनी है वो एनर्जीज को और यहाँ स्थापित करनी है, ताकि मदर अर्थ पे जो भी थर्ड डेंसिटी मैट्रिक्स का डिस्टॉर्शन आ रहा है वो आगे तो बढ़ गई है पर अंदर के लोग, तो उसमें वो क्लींजिंग प्रोसेस में मदद मदद कर सके, ताकि फुल्ली फोर्थ डेंसिटी में वो वाइब्रेट कर सके, मतलब at same, I mean with together with all the humanity also as well, so we can work as also the adapt. यहाँ पे मैं मदर अर्थ की कॉन्शियसनेस के ऊपर मैं रिफ्लेक्ट करूँ, तो मदर अर्थ का अपना एक सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस है जो कि एक मदर अर्थ है, जो कि एक एज एन एंटिटी है। एंड हाउएवर मदर अर्थ की जो कॉन्शियसनेस है वो काफी ज्यादा डिपेंड करती है हम सबकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे। जैसे कि हमारी बॉडी में जो कि सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, जो कि सारे ऑर्गन्स हैं, अब हमारा एक जो माइंड है, हमारे जो चेतना का स्टेटस है, वो उसी चीज पे डिपेंड करता है मेरी हेल्थ कैसी है। अगर मेरे को सर दर्द हो रहा है एंड मैं बहुत बीमार पड़ा हूँ, मेरे में एनर्जी नहीं है, तो मैं अभी जिस चेतना से मैं बात कर रहा हूँ उस चेतना से मैं बात नहीं कर पाऊंगा। तो सिमिलरली जो मदर अर्थ की कॉन्शियसनेस है वो हमारी ही कॉन्शियसनेस का पार्ट है, हमारी ही कॉन्शियसनेस से मिलके बन रखी है। तो अब इसमें जो एक चीज ये आती है कि अब जो हमें बहुत सारी आपदाएं देखने को मिल रही हैं, जैसे कि जो तूफान आ रहे हैं, आंधी तूफान आ रहे हैं, कई बार ज्यादा गर्मी हो रही है, सर्दियों में ज्यादा सर्दी पड़ रही है, पानी जो बढ़ते जा रहा है, एंड जो बहुत सारी जो चीजें हो रही हैं जो कि एक इम्बैलेंस की वजह से हो रही हैं, जो कि प्लानिटरी लेवल पे भूकंप आ जाते हैं, अन बहुत ड्राफ्टिक सुनामी वगैरह आ जाती हैं। तो ये एक्चुअल में होता क्या है कि जो हम कैटलिस्ट प्रोसेस नहीं कर पाते वो मदर अर्थ अपने ऊपर ले लेती है। एंड फिर वो अपने ऊपर ले, जब वो उसके अंदर चले जाता है, कोई हम बहुत स्ट्रांग इमोशंस हैं, फॉर एग्जांपल एक पूरा देश का वो बड़ा का पूरा देश है एंड कुछ जंग चल रही है, जैसे रशिया यूक्रेन मान लो, एंड वो बहुत सारे लोग स्ट्रेस में है, एंड वो स्ट्रेस की जो एक एनर्जी होती है ना वो प्लेनेट के अंदर घुस जाती है, एंड फिर वो प्लेनेट के अंदर घुस के वो प्रोसेस होके फिर वो कहीं और से निकल के आती है। तो ये एक तरीके से प्लैनेट का एक साइकोसोमैटिक रिस्पॉन्स होता है, जो कि ये कहीं ना कहीं जो सारी आपदाएं होती हैं उसके फॉर्म में निकल के आती है। तो इसमें भी देखा जाए तो अपना ही रोल है प्लानिटरी कॉन्शियसनेस मदर अर्थ को हील करने के अंदर। एंड मदर अर्थ अपने आप तो चलो हमारा वो जितना सपोर्ट कर सकती है, मदर अर्थ बहुत अनकंडीशनल लव रखती है। जैसे सन है, सन है, फादर सन का अनकंडीशनल लव है कि भैया रोशनी प्रदान करी अनकंडीशनल एंड अपनी ड्यूटी पे पूरा बने रहे, एंड वैसे ही सेम मदर अर्थ का है कि वो नरिशमेंट प्रोवाइड करी सारे पेड़ पौधों को, एंड पानी, हवा, सारे जो आपका मटेरियल्स हैं, सारे जो तत्व हैं सारे प्रोवाइड करे। अब हाउएवर अब जो एनर्जी है कि भैया हम जैसा दे रहे हैं जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे, वो एक कॉज एंड इफेक्ट बहुत जरूरी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एज को क्रिएटर्स हमें। So basically we are the bridging like in between the father sun and mother earth, जो लाइट हाँ जी। आती है तो हमें, हाँ तो हमें है ना वो लाइट्स को वेलकम हमेशा करना है, ताकि हम वो एनर्जी को हम ग्रहण कर सके, क्योंकि इतनी हायर एनर्जी आती है ना, कभी कभी क्या होता है कि हेल्थ पे इश्यूज आते हैं, तो जैसे जैसे हम उसको ग्रहण करते जाएंगे ना तो ब्रीचिंग हो जाएगा, मतलब अब सपोज कॉस्मिक एनर्जी आती है ऊपर से, तो हमें वो ग्रहण करके ग्राउंडिंग के फॉर्म में पूरी मदर अर्थ पे फैलानी है, ताकि वो एनर्जीज से सभी जगह पे बैलेंस बन पाए मदर अर्थ। अब इसको ना मैं एक एग्जांपल से बताऊं ना, तो अब आप एक जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट देखते हो ना, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में ट्रांसफार्मर होता है। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है ना, जो बिजली होती है ना, जिसमें जो कुछ आपका मान लो कुछ इम्बैलेंस होता है, उस इम्बैलेंस को सही करके वो एक करेक्ट फॉर्म में बिजली भेजता है ताकि बिजली की स्ट्रीम में बनी रहे। तो वैसे ही हम सारे के सारे जो एंटिटीज हैं, मैं यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, एक एक जो कण है सारा जो ब्रह्मांड में बना है वो एक ट्रांसफॉर्मर है एक तरीके से। अगर मैं माइक्रोकॉस्म में बात करूँ, तो माइक्रोकॉस्म में आपका जो एटम्स होते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एटम्स क्या करते हैं, वो आपका स्पेस टाइम की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके वो एक अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी होती है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वो सब बैलेंस करके उन्हें अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं। एंड अब बात ये आती है पिछले ऑक्टेव की कहानी आती है सारी, इन्होंने अपने आप को इतना स्टेबलाइज कर दिया कि अभी के टाइम पे हम अभी दूसरे ऑक्टेव में आ रखे हैं, अभी जो हम जिस ऑक्टेव में चल रहे हैं। एंड अभी हमारे जो इस ऑक्टेव में मैं बोलूँ, हम पिछले ऑक्टेव से सीख सकते हैं। पिछले ऑक्टेव में इतना लेसन है, इतना लेसन है, हमने अगर उसी लेसन को ही सीख लिया ना, हमारे अगले ऑक्टेव में जाना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। पिछले ऑक्टेव में आप मान लो वो पोलैरिटीज का बैलेंस करना हम जो सीखते हैं, थीसिस एंटीथीसिस। अगर आप एटम को ही पकड़ लो, एटम में आपका आपका प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, आपका इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन होता है आपका न्यूट्रल चार्ज, एंड उसको स्टेबलाइज करते हुए सारी जो केमिस्ट्री बनती है। एंड वैसे ही आपका
जो माइक्रोकॉस्म में भी इनका एक अपना एक एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से वो ग्रेविटी टॉर्शंस और टाइम को, जो आपका आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसको कैसे बैलेंस करते हुए एक एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते हुए एक पूरा एक स्टेबल एक सोलर सिस्टम बनती है, स्टेबल गैलेक्सी बनती है। उसी प्रकार से अब हम यहाँ पे जीवन जी रहे हैं, हमको कैटलिस्ट मिलते हैं। अब होता क्या है कि जो लोग कैटलिस्ट प्रोसेस नहीं कर पाते एंड फिर वो कैटलिस्ट प्रोसेस नहीं करने के बाद वो उस घटिया एनर्जी को लेते हुए, उस डिस्टॉर्टेड एनर्जी को लेते हुए वो फिर दूसरों पे फेंकते हैं, क्योंकि वो खुद प्रोसेस तो नहीं कर पाए। एंड अब फिर वो दूसरों पे डाल रहे हैं ताकि वो दूसरे उनके लिए वो कर दें। तो अब एक इसका एक आइडियल ये चीज होना चाहिए देखा जाए तो कि हमको, मैं बोल रहा हूँ हमारे पास अनंतता है, हम अनंतता के अंदर डूबे हुए हैं, तो अब हमको अनंतता में से हम उस अनंतता को जो भी हमें मिल रही है, हम उसे ट्रांसफॉर्म करके हम ऐसा कैसे बना सकें कि एक बहुत सुंदर, एक बहुत मतलब एकदम रचयिता की तरह कैसे बन सकें, एक बैलेंस एंटिटी कैसे बन सकें कि भैया हमें जो भी कैटलिस्ट आ रहा है हम उस चीज को इस हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि हमसे सिर्फ और सिर्फ लव एंड लाइट निकल रही है, कि सूरज से और धरती से जो भी हमें जो सारी एनर्जी मिल रही है, हमें अच्छी बुरी एनर्जी मिल रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उन एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके हम लेवल लाइट में ट्रांसमिट कर रहे हैं। एंड मैं बोलूँ कि यही एक असली सेवा है देखी जाए तो। ये बहुत बड़ी सेवा है एक्चुअली। ये जो मतलब बोलेंगे क्या बोलते हैं, जो तिब्बत में बैठे सारे लोग है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ही बैलेंस कर रहे हैं वहां से, पूरी मदर अर्थ के। आज का कॉन्सेप्ट यही था, डुअल एक्टिवेटेड बॉडीज। हम्म। हाँ, यही था। तो एक और चीज जो अभी मैंने पढ़ी ना, उसमें और को ने ये भी बोला है कि भले ही डुअल एक्टिवेटेड 500 मिलियन लोग हैं जो डुअल एक्टिवेटेड, मतलब यहाँ चौथी घनत्वता के लोग 500 मिलियन यहाँ पे आ गए हैं 2018 में। लेकिन हम्म। उन्होंने एक चीज बोली कि क्योंकि यहाँ पे वेल ऑफ फॉरगेटिंग लगी है तो उनकी भी लगी होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो अपने ऊपर काम ना करे तो वो येलो रे बॉडी में दोबारा गिर सकते हैं। उनके ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी येलो रे बॉडी से ऑपरेट करना है या ग्रीन रे बॉडी से ऑपरेट करना है, मतलब तीसरी घनत्वता के शरीर से काम करना है या चौथी घनत्वता के। तो अगर वो अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो वो तीसरी घनत्वता की बॉडी में दोबारा गिर सकते हैं। हम्म। तो ये भी एक प्रिकॉशन है जो उन्होंने बोला अभी थोड़ी देर, मतलब जो मैं पढ़ रही थी उसमें। वाओ। तो तो इसका इसलिए वॉन्डरर हो, डुअल एक्टिवेटेड बॉडी हो, इंडिगो चाइल्ड हो, जो भी हो, सबको यहाँ वर्क आने के करना बाद है सब उनके तीसरी ऊपर। घनत्वता के लोग हैं, सबको अपने ऊपर सबको काम अपने। करना जरूरी। एक यस। चीज याद आई इससे जो आपने बोला सोनिया, जो मतलब वेल ऑफ फॉरगेटिंग की वजह से हम भूल जाते हैं, पर एक चीज तो है, जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं, वी हैड डिस्कस बिफोर आल्सो अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का हम जो फीलिंग करते हैं, हमें जो मतलब रिफाइन याद आती है और हमारे मेडिटेशन में हम ऑटोमेटिकली वो बनाते हैं। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट, वी हैव टू रिमेम्बर। वो हमें याद दिलाता है कि ये हमारा मतलब पर्पस हो सकता है, नो डाउट है, इंडिविजुअली सबके अलग अलग पर्पस हो सकते हैं, पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो हमें सोच आते हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। ये जो एनर्जी को धारण करना और पूरी मदर अर्थ को पे फैलाना और बैलेंस हो मदर अर्थ का, हम्म। ये बहुत बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बात है। फील्ड को धारण करना मतलब मुझे समझ में नहीं टॉरस आया फील्ड थोड़ा। जो एक बार हमने डिस्कस करा था, इफ यू रिमेम्बर, जो टॉरस फील्ड हमें, आई थिंक आई रिमेम्बर यू आल्सो शेयर्ड विथ मी टू, कि हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो नेचुरली हमें कुछ कुछ चीज़ें हमें याद आती है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे से लेकर धीरे धीरे हम बड़ा करते जा रहे हैं और हाँ पूरी हाँ मदर हाँ अर्थ पे, हाँ हाँ है ना, वो एक हाँ पार्ट हाँ। है इसका ड्यूअल एक्टिवेटेड बॉडी। ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं हूँ और आप है, सब हो सकते हैं, पर हमें याद दिलाता है कि हमारा ये पर्पस हो सकता है, हम उस इससे आगे बढ़ सकते हैं, ताकि हम थर्ड डेंसिटी से फोर्थ डेंसिटी में अगर हमने चॉइस करी है तो हम आगे भी बढ़ सके हमारी ग्रोथ में, हाँ नहीं, वो तो है ना। एक पार्ट हुआ ना। अब जो पार्ट हम हुआ। काम करने आए हैं, सबसे पहले तो इनर वर्क करना उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके हम्म। लोअर एनर्जी सेंटर्स में बैलेंस नहीं होगा, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अपने उस डिस्टॉर्टेड एनर्जी को डाल राइट। रहे हो। तो वो वीक बन जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, खुद की भी और प्लैनेट की भी। तो अपनी हम्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करने के बाद फिर वो जो ऊर्जा निकलेगी प्लैनेट के लेवल पे, फिर वो उसको भी स्ट्रॉन्ग करेगी। तो वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसलिए खुद हम्म। पे काम करना उतना जरूरी है। बिल्कुल। और दूसरा है दूसरों की सेवा जितना हो सके, अपने क्षमता में जो भी आपको आप कर सकते हो उतनी करने की कोशिश करो। और जैसे आई एम वेरी हैप्पी कि जो
पढ़ा ना मैंने कि जो नेक्स्ट जनरेशन, अब ये डुअल एक्टिवेटेड, अब 500 मिलियन लोग हैं, अब ये 500 मिलियन लोग अगर अपने ऊपर काम करेंगे और तीसरी चौथी घनत्व का काम यहाँ शुरू कर देंगे, फिर उनके आगे जो जनरेशन आने वाली है, सोचो वो कौन से लेवल की होगी। और मतलब अगले को जनरेशन में ही चौथी घनत्वता धीरे धीरे आ जाएगी। और जैसे ईशान ने बोला ना कि जो डिस्टॉर्टेड है अभी भी, जो जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है, कंफ्यूजन में है, तो या तो अपना शरीर त्याग रहे हैं, कहीं और पैदा हो रहे हैं। तो ये प्रोसेस भी काफी एक पैरेलली वो प्रोसेस भी चल रहा है और ये प्रोसेस भी चल रहा है। तो हमें ना, हम न्यूज वगैरह देखते हैं ना, तो हमको हमेशा ऐसा ही लगता है कि सारी नेगेटिव चीजें, क्योंकि वो न्यूज ना हमेशा नेगेटिव चीजों पे फोकस करती है, अच्छी चीजें कभी दिखाई नहीं जाती। कितनी सारी अच्छी चीजें होती है दुनिया में, किसी ने किसी की मदद कर दी, किसी ने किसी को डोनेट कर दिया, किसी ने किसी को हेल्प कर दिया, ये थोड़ी ना न्यूज में दिखाया जाता है। तो जो दिखता है आंखों के सामने, जो कान पे पड़ता है, हम उसी को सच मान लेते हैं, यार कितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वॉर हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन राय ने बोला था वॉर और युद्ध युद्ध की और अफवाह की है, तो हो अफवाह सकता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अफवाहें है, ये सच है हुआ भी नहीं होगा कुछ तो चीजें। वो डर पैदा करने के लिए लोगों में, ताकि वो अपने सर्वाइवल मोड में फंसे रहे, इसलिए वो हो रहा है। तो इसलिए हमें अपना पर्सपेक्टिव भी देखना है, हमें अपनी लव एंड लाइट दूसरों पे दूसरों के साथ शेयर करनी है, और उन चीजों पे फोकस करना है जो हमारे काम की है। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो हो रहा है उससे, उसको इतना ज्यादा मत, मतलब आपको जानना जरूरी है, इट्स ओके टू अंडरस्टैंड एंड नो इट, बट उस पर फोकस करोगे तो फिर वो आपका एनर्जी लॉस है वहां पे। ट्रू। एक आई थिंक ईशान कुछ बोलना चाहते। Yep, the space is open. Like I would want to reflect upon, ये जो meditative जो बात बोली थी, like about the Tibets monks. तो अब मैं एक मतलब इस चीज में अगर मैं एक बात करूं कि एज अ हमारा रोल इन हीलिंग द मदर अर्थ एंड हीलिंग द प्लैनेट्स कॉन्शियसनेस, तो जहाँ पे दो चीजें आती हैं मेन। तो मदर अर्थ पे तो चलो रह रहे हैं, चलो मदर अर्थ ने हमें बहुत प्रोवाइड करा एंड एवरीथिंग। और साथ में एक ये भी चीज आती है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट कि हमारा ये जो प्लैनेट है, जो प्लैनेट के अंदर जो लोग हैं सारे के सारे, इनकी जो चेतना से मिलके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनती है, जिसे सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एंड इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में मैं बोल रहा हूँ बहुत 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 ट्रॉमास है, बहुत सारी यहाँ पे फ्रैक्चर्स हैं, बहुत सारे फ्रैगमेंटेशंस हैं, बहुत सारे घाव हैं जिसे हीलिंग की जरूरत है। एंड अब ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है और जो आपका मदर अर्थ है, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। यही दो मेन चीजें हैं जो आपका आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कि एनवायरनमेंट के लेवल पे मैं बात करूं। एंड अगर प्लैनेट की जो एक आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो बैलेंस करनी है, तो जो साधु महात्मा जो करते हैं वो चलो एक सिद्धि वाली चीज होगी उनकी, कि उन पे एक पैरानॉर्मल एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जैसे हवा में उड़ने की जो एबिलिटी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो एबिलिटी होती है और एक्सपेंशन की एबिलिटी होती है, वो सब उनके पास है। लेकिन हम एज अ को क्रिएटर की जो मैं बात करूं, जो कि हम कर सकते हैं, जो कि हमारे पर्पस में आती है चीज एज अ क्रिएटर, कि भैया हम रचना कर रहे हैं हम अपनी दुनिया का, वो ये आती है कि हम सब इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के समुद्र का पार्ट है। तो जो कलेक्टिव चेतना है, जो कि हम जो कितने बिलियंस ऑफ लोग हैं, 8 8 बिलियन लोग हैं जो इस धरती पे रह रहे हैं, उसके अंदर हम एक कण है, उसके अंदर एक बूंद है समुद्र में। तो हम अब जो भी चीजें होती हैं समुद्र में, इसकी वजह से यहाँ पे पूरे प्लेनेट पे असर पड़ता है, कि जो प्लैनेट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं, जो कि मतलब हमें जो सेफ रखती है सोलार फ्लेयर से, एंड जो इस रेडिएशन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है अर्थ की जो फील्ड है, इसमें जो इम्बैलेंस होता है, इसकी वजह से ही जो सारे जो आपको जो टेक्टोनिक प्लेट्स चलती है, भूकंप आते हैं, सुनामीज तूफान आते हैं, वो सब इसी कहीं ना कहीं इसी की रीजन से होता है। एंड जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का जो हम पार्ट है, और वो उसका पार्ट मैं हूँ, मैं दूसरों को नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपने को बदल सकता हूँ। और अगर मैंने अपनी यह चेतना को बदल दिया, तो मैं अनकॉन्शियसली दूसरों की चेतना को भी हील कर रहा हूँ। एंड चाहे मैं उनसे इंटरेक्ट करूँ या नहीं करूँ, लेकिन सबकॉन्शियसली मैं तो हूँ समंदर का ही पार्ट।
एंड धीरे 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 जो मेरी वजूद है, अगर मैं हील हो रखा हूँ, जो कि घाव सामने वाले के हैं और वो मेरे आसपास है, और वो मेरे को देख रहा है यार ये स्पेसिफिक सिचुएशन में कितना हील्ड है और जबकि मैं सेम सिचुएशन में कितना घायल हूँ, तो वो मेरे को देखेगा, मेरे को सीखेगा एंड वो उससे मूव ऑन भी कर लेगा, वो इवॉल्व हो जाएगा वहां पे। एंड वैसे ही अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, जैसे कि मैं आप लोगों के सामने अपनी जो लाइट दे रहा हूँ यहाँ पे, एंड उस चीज से भी कहीं ना कहीं बहुत प्रभाव पड़ता है कि जो चीजें यहाँ पे मैं हील हो रखा हूँ वहां पे मैं आपको भी हील कर रहा हूँ। तो उसी प्रकार से अगर आप लोग जहाँ पे हील्ड हो, चाहे आपकी फैमिली है, चाहे आपके रिलेटिव्स हैं, चाहे आप जहाँ भी आप ऑफिस में काम करते हो, चाहे कहीं भी हो, अगर आप हील्ड हो, आपको जरूरी नहीं है कि आपको सामने वाले को जाके उसे सही करना है कि भैया तू ये गलत क्यों कर रहा है, चाहे वो आप ना भी करो, लेकिन आप एक रोल मॉडल बन रहे हो। आप जो कदम आज चलोगे वो भविष्य में कर चलने वाले लोग आपके कदम देख के चलेंगे। हमारी टाइमलाइन में अभी मैं जो चीजें कर रहा हूँ वो इम्प्रेस हो गई, अब वो अतीत का हिस्सा, ऐसा हिस्सा है कि वो एकदम एक पार्ट बन रखा है। तो इस चीज में एक जो क्रिएट करने की जो एक एबिलिटी आती है अपनी, कि कैसे हम एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का पार्ट है, और इस चीज को हम अपने आप को अगर हम हील कर रहे हैं तो हम पूरे कल्चर को हील कर रहे हैं, हम हर जगह को हील कर रहे हैं, एंड इवेंचुअली अर्थ को भी हील कर रहे हैं। एंड हम सिर्फ अब अभी के टाइम पे अर्थ तक ही सोच रहे हैं। अब हम जैसे जैसे हम अपने अब जैसे एक्सपैंड हो रहे हैं, जैसे आपका हथौन है, लातवी है, को है, ये दूसरे प्लैनेट्स में बात करते हैं। वैसे क्या पता हम भी कनेक्ट होने लग जाएंगे जब हमारी फोर्थ डेंसिटी कॉन्शियसनेस हो जाएगी, फिर हम सब साथ बैठा करेंगे और फिर हम दूसरे प्लैनेट्स को ढूंढेंगे, भैया कौन परेशानी में थर्ड डेंसिटी प्लैनेट्स, फिर हम उनकी सेवा करने जब जाएंगे हम, क्योंकि हम सब तो आपस में इंटरनली बैलेंस है, हम सब में बिल्कुल लव एंड लाइट चल रहा है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, यहाँ पे हमारे अलग कैटलिस्ट हैं थोड़े जो कि उनके पास नहीं है, एंड उनके कैटलिस्ट हमको बहुत ज्यादा पेनफुल लगेंगे, यार ये तो अभी भी उसी टाइप की जिंदगी जी रहे हैं, ट्रॉमा वाली, सुसाइडल थॉट्स, और फिर आपस में नहीं बन पाने की, कि एक दूसरे को क्रिएटर ना समझ पाने की, फिर हम उनको मदद करने जाएंगे, तो वो एक जो रियलिटी होगी बहुत ब्यूटीफुल बनेगी। और ये मैं बोल रहा हूँ ये हमसे ही स्टार्ट है रियलिटी, कहीं और से स्टार्ट नहीं है। ट्रू। तो ब्यूटीफुल। लीड बाय एग्जाम्पल। यस। और लीड बाय एग्जाम्पल कि अपने अंदर चेंजेस आप करो। आप इस ऐसी जिंदगी जियो कि आपको देख के लोग अपने आप चेंज हो जाए। आप किसी को चेंज करने मत जाओ, अपने आप को चेंज करो, दुनिया अपने आप चेंज हो जाएगी। ऑटोमेटिक बदल जाएगी। यस। और एक बात ऐड करनी थी जो ईशा ने बोली, यही है एक बार जो हम एनर्जी वेब को हम स्ट्रांग बना रहे हैं। जैसे आप कुछ लोग वहां बैठे, कुछ लोग यहाँ बैठे, ऐसे सारे लोग वो पूरी मदर पे अलग अलग जगहों पे बैठ के वी आर लाइट, राइट? तो वो लाइट की जो वेब्स है ना वो बढ़ती जाएगी मदर अर्थ की। ऐसे ही हम प्लानेट को भी सेवा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते एंकरिंग इफेक्ट होता है। मतलब हैं। अगर हम अपने आप को अगर वॉन्डरर माने, तो हम ऐसे पूरे प्लेनेट पे फैले हुए हैं, कुछ यूएस में बैठे हम्म। हैं, कुछ यहाँ है, कुछ इंडिया में है, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, ताकि वो लाइट को वहाँ उस जगह पे एंकर कर सके। तो हम्म। वो एंकरिंग इफेक्ट उसको बोलते हैं। और एक ऐड करना था वो, मतलब कि को से ये प्रश्न हमने एक बार पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि हाँ, इन योर ग्रुप वी हैव ड्यूअल एक्टिवेटेड बॉडी एंड wanderers। कौन है वो पता नहीं है, पर जो भी है अपने आप पे काम कर सकते हैं, अपनी वेल को तोड़ के अपने मेडिटेशन में जान सकते हैं और मदर अर्थ को सर्व कर सकते हाँ, ये तो मुझे भी याद है, हैं, है ना? उन्होंने बताया था। उन्होंने तो बताया था बहुत कि सारे ड्यूअल डुअल है। एक्टिवेटेड बॉडी भी बहुत है। हाँ, ये तो मुझे भी याद। चलो, अच्छी बात है। ओके, और किसी को कुछ बोलना है? दिबर्ती, हाय। अर्चना जी, अभिषेक, निखिल, इकरा जी, हम तीनों ही बोल रहे हैं। आप लोग भी अपना कुछ सुझाव या फिर अपना कोई डिस्कशन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। या प्लीज प्लीज। हम अब चुप रहेंगे थोड़ी देर के लिए। कुछ देर पहले जो इंसान जी बोले ना, वो क्या कहते हैं, अपने भीतर जब बदलाव कुछ करते हैं तो उसका इफेक्ट दूसरों के ऊपर भी पड़ता है। ऐसा हम पहले भी कई बार फील किए। जो हमारा मूड होता है या फिर जो सिचुएशन होता है या जो भी हालत होता है उसका रिफ्लेक्शन अनकॉन्शियसली दूसरों पर पड़ ही रहा हो, अनजाने में। ये सर्कल गहरा लेवल का प्रोसेस है, ये ऑब्जर्व करते करते ये अपने आप पता चलेगा। यस, यस, राइट। ट्रेन में भी एक बार गुजर रहे थे तो हम
कुछ चीज ऑब्जर्व की, बस सवाल उठा यूं ही भीतर से कि जो गेट के पास एक इंसान खड़ा था, तो हमारे भीतर मूड में थोड़ा चेंज हो रहा था, तो उनका रिफ्लेक्शन उनके ऊपर पड़ता है या नहीं वो हम जानने का कोशिश कर रहे थे। बट कई बार अलग अलग सिचुएशन में भी अलग अलग टाइमलाइन में हम ये ज्यादा नहीं तो बहुत माइनर ही सही, लेकिन हल्का हल्का वो फर्क पड़ता है, वो बहुत। लेकिन ऐसा है ना कि एकदम कंफर्म जैसा सिचुएशन नहीं मिलेगा कि हाँ हम कुछ किए उसका एकदम रिजल्ट मिला, वो इंक्रीमेंट हो जाए। लेकिन नॉर्मल बेसिक गहराई में कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, कॉन्शियसली पकड़ के बाहर। हम्म, तुम्हारी चेतना में धीरे धीरे चेंजेस होने लगे हैं, तो ये प्रोग्रेस ही है। और जब तुम अपने आप में चेंजेस करोगे तो आपके बाहर के जो लोग हैं वो भी चेंज हो जाएंगे धीरे धीरे। वॉन्डरर्स, इंडिगो चाइल्ड अभी या स्टार सीड्स क्या एक ही टाइप के हैं या डिफरेंट है? हम्म, वॉन्डरर्स, इंडिगो चाइल्ड और स्टार सीड्स एक्चुअली एक ही चीज है। वॉन्डरर्स वो है जो कहीं और से आए हैं इस प्लैनेट पे सेवा देने के लिए, है ना। और इंडिगो चिल्ड्रन भी वही है, स्टार सीड्स भी वही है। एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है तो एक ही। वांडरर फोर डेंसिटी से जो आते हैं या हायर डेंसिटी से, या जैसे थर्ड डेंसिटी का इन्वायरमेंट अगर हो तो ऊंचे डेंसिटी से जो भी हायर डेंसिटी से आए हुए लोग हैं तो उनको वांडरर जनरली बोलते हैं। कोई अपना कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन देने के लिए अगर आ रहे हैं, लेकिन जो फोर डेंसिटी का ऑलरेडी इन्वायरमेंट बना हुआ है उसी में अगर कोई अब फोर डेंसिटी वाले ही आ रहे हैं तो एक तरह से उनके लिए तो उनका घर घर के तरह ही हो, तो शायद इसीलिए वो हाँ वही तो वांडरर। बोला ना राने। राने वही बोला कि ये वॉन्डरर्स नहीं है, ये उनका प्लेनेट है, ये उनका घर है। हम एलियंस मतलब जो बाकी के तीसरी घनत्वता के लोग हैं वो उनको उनका घर नहीं है अभी, वो जो डुअल एक्टिवेटेड बॉडीज वाले हैं अभी ये उनका घर है। ये पाइनियर्स है, ये शुरुआत करेंगे चौथी घनत्वता की इस प्लेनेट पर। अग्रदूत है वो। फ्लैग बेरर्स। हाँ, जो अभी पायनियर है वो आगे भविष्य में जा करके वो क्या कहते हैं उसको, नाम भुला रहे हैं, जो एल्डर रेस बनेंगे उसके। हम्म, अच्छा। हाँ देवप्रिय देवव्रती ने मोस्टली कॉन्फेडरेशन का हिस्सा हो सकते हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। ये क्वेश्चंस थर्सडे को मैं लेती हूँ, आई विल नोट इट डाउन। थर्सडे को हम लोग Q&A करेंगे ना, तब लेंगे। इस टॉपिक पे किसी को और कुछ डिस्कस करना है? नहीं तो क्लोज कर लेते हैं, अब 1 घंटे के ऊपर हो गया है। या ये जो डेब्रती ने बोला ना उसके खाली मैं क्विकली बोल देती हूँ। वॉन्डरर्स क्या डायरेक्टली कॉन्फेडरेशंस का पार्ट है? दे आर लाइक उनके बीज बोल दो, क्योंकि उन्होंने ही उतारे ना वॉन्डरर्स। लॉ ऑफ वन में बोला है ना 65 बिलियन वॉन्डरर्स उतारे है ना, ऐसा बोला है। सो या उनके ही एक एक पार्ट है, उसके उनके बीज बोल दो, यू नो। मुझे एक वॉइसेस ऑफ कॉन्फेडरेशन में एक किसने बोला था, आई थिंक वो कदार लाखू था ना, काउंसिल मेंबर, उसने बोला था यस। टू द एप्पल्स वी सॉल्ट वी रीप, ऐसा कुछ बोला था ना कि हमने जो यहाँ पे बीज डाले हैं उन्हें हम लेने आएंगे, ऐसा कुछ बोला था यस, उसने। या वही बोला था। टू द एप्पल्स वी सॉल्ट हाँ, वी रीप, ऐसा कुछ बोला था उसने। तो मुझे भी वो पूरा ऐसे सेंटेंस याद नहीं आया। याद है पर हाँ, उनके बीज ही है सारे वॉन्डरर्स। सो पार्ट भी बोल सकते हैं हम, पर फिर भी हम फिर से पूछेंगे थर्सडे को अगर पा है तो उनको। हाँ, लेट्स आस्क दिस क्वेश्चन टू हिम। हम्म। चलो फिर क्लोज करते हैं थैंक यू, गाइस। इट थैंक यू वाज अ नाइस एवरीवन। सेशन। या छोटा सा था बट नाइस डिस्कशन। हम्म। थैंक यू।